हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 में जो प्लांट रिप्रोडक्शंस है, ठीक है, उसमें फर्स्ट यूनिट में देख रहे थे। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके हैं। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड में देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग को हम बताए थे फर्स्ट जो पार्ट है उसको जब पढ़ रहे थे बताए थे कि पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। एक ही पुष्प में दोनों मेल और फीमेल दोनों जो है रिप्रोडक्टिव आर्गन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। ठीक, नर जननांग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मादा जननांग जो है मादा जनन तंत्र में देखेंगे कि ये आपका मादा जनन तंत्र में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट देखेंगे। सबसे ऊपर की तरफ जो है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, या इसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, और उसके बाद स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें जो मादा जननांग है 3 भागों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसको हिंदी में वर्तिका बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के ये जो अंडाशय है, ओवरी है, यहाँ पे बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज के बीच में क्या पाया जाता है, जो न्यूक्लियस बॉडी पाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस बॉडी में यहाँ पे क्या कहते हैं, गुरु जनन कोशिका पाई जाती है। गुरु जनन कोशिका या उसी को गुरु जनन मात्र कोशिका बोलते हैं। गुरु जनन मात्र कोशिका यहाँ पे जो होती है, ये कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। जैसे आप मेल में देखे थे वैसे ही फीमेल में यहाँ पे गुरु जनन मात्र कोशिका जो होती है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। जो गुरु बीजाणु की संरचना आप लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से गुरु बीजाणु की जो निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, अंडाशय में इस तरह से यहाँ संरचना पाई जाती है और इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, भ्रूण कोश, या इसको इंग्लिश में एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक। ठीक है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसाइक ये होता है, और इसको कवर करने वाले ये जो कवरिंग होती हैं इनको इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट, ये इंटेगुमेंट है, और यहाँ पे इस ऊपर वाले भाग को चलाजा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है, हिंदी में इसको अध्यावरण कहते हैं, ये पूर्ण रूप से ये भ्रूण कोश को ढका रहता है, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा खुला है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल एंड, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो भ्रूण कोश जो बन रहा है, भ्रूण कोश में आप लोग देखेंगे कि ये 7 कोशिका और 8 केंद्र की संरचना होती है पौधों में। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको बताया कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स जो है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिका बनती है जिसको गुरु बीजाणु कहते हैं। और ये गुरु बीजाणु में क्या होता है, सूत्री विभाजन से कोशिकाएं बनती है। ये सूत्री विभाजन कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 1 बार होगा 2 बनेंगे, फिर 2 विभाजन होगा 4 बनेंगे, फिर 4 विभाजन होगा 8 बनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 बार सूत्री विभाजन से 8 कोशिका बनती है, और ये 8 कोशिका मिल करके निर्माण करती है किसका, भ्रूण कोश का। ठीक है,
ये भ्रूण कोश में जो 8 कोशिका हैं, 3 कोशिका नीचे की तरफ आ जाते हैं और 3 कोशिका ऊपर की तरफ और 2 कोशिका मध्य में। तो अगर हम इस भ्रूण कोश की संरचना देखेंगे, अगर सिर्फ अलग से ये थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। देखिए ये इस तरह से 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ और 2 कोशिकाएं बीच में। तो देखिए ये भ्रूण कोश के 8 कोशिका हो गए, 3 3 6 2 8। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं हम कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, उसमें पहले अर्धसूत्रीय विभाजन से गुरु बीजाणु बनेगा, फिर गुरु बीजाणु में 3 बार सूत्रीय विभाजन से 8 कोशिका संरचना बनती है इस तरह से, और इसी को भ्रूण कोश कहते हैं। याद रखना आप लोग, भ्रूण कोश है ये। ठीक है, इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 3 कोशिका हैं इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स है ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ है, इनको एंटीपोडल सेल्स। और ये जो 2 कोशिकाएं ये हैं, ये क्या होती हैं? सिनर्जिड सेल्स होते हैं, सिनर्जिड सेल्स। ठीक, और ये जो है एग सेल्स होता है, एग सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भ्रूण कोश में नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स सहायक कोशिकाएं और एक एग सेल होता है, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और ये जो मध्य में 2 कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ करके एक बन जाती हैं और इसको द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूण कोश की संरचना होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक वयस्क भ्रूण कोश की संरचना बताइए, तो जो वयस्क भ्रूण कोश है वो कैसी होती है? 7 कोश की, 7 सेल्ड। ठीक है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये बहुत ही पूछा जाता है बेटा, ये आप लोग अच्छे से समझ लो, याद रखना कि ये जो भ्रूण कोश की संरचना है वो कितने कोश की है? 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है। आप देख रहे हैं 3 कोशिका नीचे, 3 ऊपर, 6 और 1 बीच में, 7 कोश की हो गया। और केंद्रक 8 कैसे हैं? 3 नीचे, 3 ऊपर, 6 और 2 केंद्रक आपस में यहाँ जुड़ के एक बने हैं जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये 2n है, बाकी सब सिंगल n ही है। ठीक है, तो इस 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। ये मैच्योर है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप लोग देख चुके थे कि पराग कण आता है, तो पराग कण में से पराग नलिका निकलती है। इस तरह से पराग नलिका यहाँ पे प्रवेश करती है, किसमें? माइक्रोपाइल जो एंड है, माइक्रोपाइल ये छिद्र में पराग नलिका प्रवेश करती है। क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण होता है जिससे ये पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, पराग नलिका अपनी तरफ आकर्षित होगी। और एक चीज आपको बता चुके हैं नर जनन तंत्र में ही कि पराग नलिका में आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 नर युग्मक पीछे होते हैं। ठीक, ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ आकर के ये फट जाता है, नष्ट हो जाता है और 2 नर युग्मक यहाँ रिलीज होते हैं। तो ये पहला नर युग्मक किसके साथ जुड़ता है? एग के साथ जुड़ता है। देखिए यहाँ जो 2 नर युग्मक रिलीज होंगे, एक नर युग्मक ये एग के साथ जुड़ेगा और इसको फर्स्ट निषेचन से कहते हैं। ठीक है, पहला निषेचन मतलब कि पहला संलयन हो रहा है, इसको ट्रू निषेचन बोलते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसके कारण भ्रूण बनता है। ठीक, और जो दूसरा नर युग्मक है वो यहाँ पे आके इस जो द्वितीय केंद्रक है उसके साथ जुड़ जाता है। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। ठीक है, 3n या त्रिसंलयन हो जाएगा। ठीक है, 3n क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 2n पहले से जुड़े हैं जो द्वितीय केंद्रक बने हैं और एक नर युग्मक आके जुड़ गया तो 3n हो गया और इसको द्वितीय निषेचन बोलते हैं। तो ये पौधों की एक खास विशेषता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। पौधों में 2 बार निषेचन पाया जाता है। पहला निषेचन क्या है?
पहला नर युग्मक जब एग के साथ जुड़ता है तो पहला निषेचन होता है, जिसको ट्रू निषेचन बोलते हैं, सत्य निषेचन बोलते हैं। और दूसरा नर युग्मक जब ये द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है तो द्वितीयक निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे ये 3n बनता है, जिसको बाद में भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भ्रूणकोष है जो एम्ब्रियोस है, और यहाँ पे क्या बनेगा? भ्रूणपोष। ठीक है, तो भ्रूणपोष यहाँ पे बनेगा, याद रखना आप लोग। भ्रूणपोष और कोष में अंतर याद रखना बेटा। भ्रूणकोष क्या है? इस पूरे को भ्रूणकोष कहते हैं, और यहाँ पे जो द्वितीय निषेचन के बाद जो बनता है उसको भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष क्यों कहते हैं? क्योंकि भ्रूण जब ये एग से भ्रूण बनता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये इसको जर्मिनेट होने के लिए। जब तक ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता भ्रूण, तब तक उसको भोजन ये देता रहता है, इसलिए इसको भ्रूणपोष कहते हैं, जो 3n या त्रिशल्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख चुके कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या आपको देखना है? 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। ठीक है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर में 3 बार सूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूणकोष का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणकोष कितना है? 7 कोष की 8 केंद्र की संरचना है, जिसमें 2 नर युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक इसमें एक के साथ जुड़ करके भ्रूण बनाते हैं, जो पहला निषेचन है, ट्रू निषेचन से है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है, जो द्वितीयक निषेचन है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो आप देख लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे कि यहाँ पे जब ये भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात फिर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नर जनन तंत्र आपको खूब अच्छे से हम बता चुके हैं। नर जनन तंत्र की जो पराग कण बनता है, पराग कण को आप नर युग्मक नहीं बोलते, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं, क्योंकि परागकण की संरचना यहाँ पे आप लोग देखे हैं। जो ये नर युग्म 2 केंद्रक होते हैं, एक इसमें फिर से विभाजन जब होता है, क्योंकि ये तो ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जर्म न्यूक्लियस है, जब इसमें फिर से विभाजित होता है तब 2 नर युग्मक बनते हैं, जो ये हैं। इनको नर युग्मक बोलेंगे, मेल गैमीट। परागकण को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये परागकण से पराग नलिका के रूप में ये बाहर निकलती है, उसी के साथ में ये नर युग्मक आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो नर युग्मक हैं पौधों में, ये नर युग्मक अचल होते हैं, चल नहीं सकते। ठीक है, क्यों? इसीलिए ये चल नहीं सकते, इसीलिए पराग नलिका के द्वारा ये यहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि जंतुओं में जो नर युग्मक हैं वो चल सकते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं? गमन करते हैं, और वो खुद वजाइना से लेकर के यूट्रस तक चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको एक नली के द्वारा, पराग नली के द्वारा ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ निषेचन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है, जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं। ये पौधों की खास विशेषता है, आवृत बीजीय पौधों की खास विशेषता है, उसमें दोहरा निषेचन होता है। पहला निषेचन पहले नर युग्मक और एक के साथ, दूसरा निषेचन द्वितीय केंद्रक के साथ। ठीक है, ये पौधों की विशेषता है, ये आपको याद रखना है। निषेचन के बाद यहाँ पे जो ये एग है, इससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। हम लोग एम्ब्रियो का निर्माण या एम्ब्रियोलॉजी अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेल फीमेल आप लोग देख ले, इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।